नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे वक्फ बिल, जो अब कानून, वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति ने उस पर अपना साइन कर दिया है, लेकिन ये मामला अब संसद से निकल करके सड़क होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लगभग बताया जा रहा है कि 7 जो है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं। उस पर सुनवाई कब से होगी उसको लेकर के अभी सीजीआई का उस पर व्यू आना बाकी है। सुबह ही कपिल सिब्बल साहब ने अपनी बात रखी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, दोपहर में मैं इस मसले को देखता हूं और उसके बाद हम डेट को लेकर के देखेंगे। इस पूरे सियासी मसले पर बात करेंगे, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे उस पर बात करेंगे, और जो सरकार का दावा है कि हम ये मुसलमानों के हित में ये कानून लेकर के आए हैं, वो दावा कितना सही है, इस पर भी बात करेंगे। इस खास चर्चा में मेरे साथ हैं आज पंकज सर, सुमित सर, मैंग सर और शादाब जी। हम चर्चा शुरू करें इसके पहले थोड़ा तथ्यात्मक मुद्दों पर बात कर लें। शादाब जी, जो पिटिशंस हैं इसको लेकर के, सर वो उनको दे दीजिए। वो बताया जा रहा है कि 7 पिटिशंस हैं, तो उनकी क्या क्या प्रमुख आपत्तियां हैं, वो क्यों गए हैं कि ये जो कानून है वो उनके हिसाब से गैर संवैधानिक है, और किन किन लोगों ने किया, उनकी क्या आपत्तियां हैं, और कब तक इसके पिटिशंस पे सुनवाई होने की उम्मीद है। जो पुराने तमाम पिटिशंस हैं, आप सीए को लेकर के, 370 को लेकर के, तो उनकी क्या स्थिति है अभी? देखिए, मोटे तौर पे देखिए, इसमें तो 3 पॉलिटिकल लोग हैं। जैसे एक एक अमानतुल्लाह खां हैं जो ओखला से एमएलए हैं, मोहम्मद जावेद जो किशनगंज से एमपी हैं, और असदुद्दीन ओवैसी। तो ये 3 पॉलिटिकल लोग गए हैं। एक जमाते इस्लामी गया है, जो अरशद मदनी जिसको हेड करते हैं, वो गए हैं। उनकी एक यूनिट है केरल की जमाते इस्लामी की, वो भी गई है। तो यानी जमाते इस्लामी 2 जगह गया है। और एक और एनजीओ है। एक एनजीओ भी है हाँ, और एनजीओ एसडीपीआई है भी है। जी, एनजीओ है, वो भी गया है। तो देखिए, मोटे तौर पे जो जमात इस्लामी में मेरी किसी से बात हुई, तो उन्होंने कहा देखिए, हम ये पूरे कानून के खिलाफ नहीं गए हैं। कानून में जो कुछ आपत्तियां हमारी हैं जिनके खिलाफ गए हैं, मैं आपको बहुत मुख्तसर शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, उनका ये कहना है कि जैसे सरकार जो ये वक्फ कानून लेके आई, तो उसमें वो उन्होंने वक्फ बाई यूज़र इस्तेमाल किया है। वक्फ बाई यूज़र में ये जिसको कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कहने पर उन्होंने जो सरकारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पहले की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको उन्होंने मुक्त कर दिया। तो ये एक बड़ी राहत मानी जा रही थी कि भाई जो क्योंकि कहा जाता है कि सरकार उसमें पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को लपेट रही थी। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वक्फ बाय यूज़र तो कर दिया, लेकिन जिन प्रॉपर्टीज़ पे विवाद था उनको वक्फ बाय यूज़र से बाहर कर दिया है, विवादित प्रॉपर्टीज़ को। तो नहीं, इस पे उसमें एक चीज क्लियर कर दें। वक्फ बाई यूजर को सरकार ने हटा दिया है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मतलब कि पुराने जो मामले हैं उस पे लागू नहीं बस होगा। बस भाई, हाँ, आप लेकिन लेकिन जो आप वो तथ्य कह रहे हैं ना कि अगर सरकार कोई सरकारी वक्फ संपत्ति है जिसको लेके विवाद है, या कोई मामला पहले ही कानूनी तौर पे है, तो उस पे ये मतलब ये लागू नहीं होगा ये तो बात। वही मैं आपसे कह रहा था कि उसको सरकार ने, उसको जो विवादित प्रॉपर्टीज़ हैं या जिन पे केसेस है, उसको इसमें से हटा दिया है। तो एक इनकी पिटीशन का, जो कि कपिल सिब्बल ने तैयार किया है जमात इस्लामी की तरफ से, और जो ज़्यादातर लोगों की पिटीशन का एक आधार ये है, जो 6 पिटीशन इसमें आई हैं, कि ये इनका कहना है कि जो वक्फ बाई यूज़र की जो प्रॉपर्टीज़ उसमें हटाई है, उसको 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 कोर्ट देखे। दूसरी बात ये है कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जो शामिल करने की बात की गई है, उस पे भी इन पिटिशंस में इतराज़ किया गया। उसमें ये कॉमन है, क्योंकि उनका ये कहना है कि देखिए, तमाम जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, या जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उनमें किसी और धर्म के लोगों को अनुमति नहीं होती है कि वो उस ट्रस्ट में शामिल हों। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि वक्फ वाली का जो ट्रस्ट है उसमें शामिल किया है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है जो कि संविधान देता है, उस पे हमला बताया है कि उसको उसको आप जो मुस्लिम मेंबर्स को, जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को आपने शामिल किया है, वो आप इसको रिमूव करिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे देखिए, अभी जो जैसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें 22 मेंबर्स होते हैं। जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उनका तर्क ये है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स होते हैं। तो अभी सरकार उसकी ऐसी संरचना कर रही है कि उसमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को उन्होंने जोड़ा है, तो वो संख्या ज़्यादा हो जाएगी मुस्लिम मेंबर्स के मुकाबले। तो उनको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, वो पिटिशन में वो कह रहे हैं। चौथी बात, वो पिटिशन में एक उनका इतराज़ और है कि देखिए, अब तक जो जो बनता था वक्फ बोर्ड, या राज्यों का जो वक्फ बोर्ड बनता था, वो इलेक्शन होता था। जैसे मेंबर गवर्नमेंट चुन लेती थी, मेंबर अब इलेक्शन करके आपस में प्रेसिडेंट चुनते थे। जैसे सपोज़ किया कि यहाँ 5 लोग बैठे हैं, 5 मेंबर चुने गए। अब इनमें चुनाव होता था और एक अध्यक्ष बनता था, उसमें कोई भी लड़ सकता था। अब सरकार ये कह रही कि अध्यक्ष को हम नॉमिनेट करेंगे।
तो वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। जब आप अध्यक्ष को भी नॉमिनेट करने की बात करते हैं तो उन्होंने जो एक इलेक्शन खत्म किया है सेंट्रल वक्फ काउंसिल से और राज्यों के वक्फ बोर्ड से, अब 100% सब नॉमिनेटेड होगा। नॉमिनेट अध्यक्ष पहले नॉमिनेटेड नहीं होता था। देखिए ये समझना होगा कि मेंबर्स को तो सरकार बना देती थी, लेकिन उन मेंबर्स में इलेक्शन होता था और फिर एक अध्यक्ष बना जाता था। जैसे अभी बताऊं, रिसेंटली अभी झारखंड में वक्फ बोर्ड बनाया गया तो उन मेंबर्स के बीच में इलेक्शन हुआ और सरफराज अहमद जो कि सांसद हैं जेएमएम के, उनको वो अध्यक्ष चुने गए, यानी इलेक्टेड थे। अब सरकार कह रही कि अब इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अब हम बनाएंगे, उन्होंने अधिकार राज्यों को दिया है। तो एक इतराज़ ये है। मोटे तौर पे धार्मिक स्वतंत्रता वगैरह की बात कहते हुए और भी बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तकरीबन बहुत लंबी चौड़ी एक पिटीशन कपिल सिब्बल की तरफ से तैयार की गई है और ये कोर्ट में ने उसमें उसको मान लिया है, मतलब एडमिट कर लिया है। अब उस पर सुनवाई आगे होगी। तो मोटे तौर पे ये सारे कानून के खिलाफ नहीं गए हैं। ये जो 4-5 प्रावधान मैंने आपको बताए, वक्फ बाई यूज़र, नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करना, इलेक्शन को ख़त्म करना, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में हिंदू मेंबर्स का ज़्यादा हो जाना, वो अधिकारियों को भी जोड़ रहे थे। तो इस तरह से करके ये 5-7 पॉइंट बड़े हैं जिसको लेकर ये लोग गए हैं। एक और भी है उसमें कि जो वक्फ करने के लिए ये प्रैक्टिसिंग 5 साल इस्लाम आप उसको भी वो भी एक फैक्टर है। वो भी डाला है, वो भी डाला है, वो भी है। मयंक सर, ये जो सरकार दावा कर रही है कि ये तो हम मुस्लिम समाज के हित के लिए कानून लाए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा था और जैसा सरकार बताती है कि 9 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीनें हैं उसमें बहुत सारे कब्जे हो रहे थे या उनका मिसयूज़ हो रहा था, या जिस तरह का रेवेन्यू उस पर डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। तो हम बेटर काम करेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू डेवलप होगा और उसको समाज की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। आप कितना सहमत हैं इस बात से कि सरकार मुस्लिम समाज को लेके बहुत चिंतित है और उसके लिए कानून लेकर के आई है? अब ये देखिए, चश्मा जो है ना, चश्मा के कलर कौन पहना हुआ है, किस समय में पहना हुआ है, उसके चलते, उसी के चलते इस डिबेट को जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अब चश्मा देखिए, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करने के लिए कानून लाई है। इसके हिसाब से अगर देखेंगे और उसी के हिसाब से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। कंटेंट में हो सकता है क्या कि अब देखिए ना, 7-7 पिटीशन गया है और सेलेक्टिवली कुछ कुछ मुद्दों को उठाया गया है। इसका मतलब बहुत सारे प्रोग्रेसिव पॉइंट्स भी हैं, उसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। तो पूरा डिबेट जो हो रहा है वो हो रहा है क्या कि एक ग्रुप अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि हम मुस्लिम के हितैषी हैं और सामने वाला जो कर रहा है ये मुस्लिम का हितैषी नहीं है। ये डिबेट को और कंटेंट को चश्मे से देखने के लिए हमको मजबूर करता है, जो सही नहीं है, फेयर नहीं है। अब इससे ठीक पहले हम शेखर गुप्ता का एक वीडियो इसी पे देख रहे थे। उन्होंने कहा क्या कि आप वक्फ को रेगुलेट करने वाले कानून को देखेंगे तो एक कानून बना था 95 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के 3 साल बाद, जब कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुस्लिम का बैकलैश था, तब वो कानून बना था खुश करने के लिए। इसीलिए वो थोड़ा सा वो भी अर्र कर गया था, क्वेश्चन मतलब दूसरे साइड में अर्र कर गया था। फिर उसको रिवाइज कब किया गया? 2013 में, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद से असंतोष था। 13 के यूपीए के 10 साल के कार्यकाल के लास्ट ईयर में हुआ था ये। तो 2010 में भी था। तो ये दोनों कंटेक्स्ट के चलते, ये उन्हीं की बात हम रिफ्रेश करें। उन्होंने कहा कि इसके चलते कुछ ऐसे प्रोविज़न थे जो कंटेंसस लग सकते हैं। अब चूंकि आप पूरे हिस्ट्री को देखेंगे तब आपको लगेगा कि हो सकता है इधर उधर चला गया हो कानून और उसमें शायद थोड़े से संशोधन की ज़रूरत थी। अब संशोधन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, ये डिबेट का विषय होना चाहिए था। डिबेट का ये विषय नहीं होना चाहिए वक्फ बिल क्यों लाया गया, इसकी क्या ज़रूरत है, ये मुस्लिम विरोधी है, एज्यूम कर लेना। ये डिबेट को मेरे हिसाब से विशिएट करता है, माहौल गड़बड़ करता है। ये नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। नहीं, उसमें और उसी में पॉइंट है जो कि हाँ, शेखर गुप्ता गैर मुस्लिम सदस्य होंगे और जो इस्लाम वक्फ वही कर सकता है जो 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हो, इसको लेकर के बहुत विवाद है। हाँ, तो इसमें भी क्लैरिफिकेशन ये है कि हर लेयर पे नॉन मुस्लिम नहीं है। स्टेट लेवल पे जो वक्फ बोर्ड बनेगा या सेंटर के लेवल पे जो वक्फ काउंसिल बनेगा, उसमें
कुछ रिप्रेजेंटेशन हो गए सेलेक्टेड, 2, 1 या 2 मिनिमम 2 है, मिनिमम हाँ। 2 गैर गैर मुस्लिम होने चाहिए। ये तो majority- बोला, ज्यादा भी हो सकता है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुस्लिम्स का ही होगा उसमें, ये है। तो अब ये सब फाइन प्रिंट है जिस पे डिबेट होना चाहिए था, ना कि वक्फ बिल और इस टाइम में आ रहा है इसीलिए खराब है, इस हिसाब से नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। सुमित सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामले गए हैं, हमने लोकसभा या राज्यसभा डिबेट में भी देखा कि जो 3, 4, 5 पॉइंट जो मेजर उठाए जा रहे हैं, जो खासकर जो लोग बिल के विरोध में खड़े हुए थे, उसमें एक तो ये कि जो इन्होंने ये क्लॉज कर दिया है कि वक्फ वही कर सकता है जो 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हो। तो जैसे सिब्बल साहब का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे ज़मीन मेरी, मालिक मैं, आप कौन होते हैं मना करने वाले, मैं किसको देना चाहता हूँ। बहुत सारे पास्ट में भी रिकॉर्ड रहे हैं कि हिंदुओं ने भी वक्फ किया है इस्लामिक उसके लिए। तो पहली बात तो इसको लेके विवाद है, उनका कहना है कि ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा कि बहुत सारे ऐसे अभिषेक मनु सिंघवी का भी जो डिबेट थी, उन्होंने 6-7 हिंदू एक्ट्स के उदाहरण दिए, जैसे श्राइन बोर्ड्स के या एसजीपीसी के या और भी केरल, कर्नाटक के, तमिलनाडु के बहुत सारे ऐसे एक्ट्स के उदाहरण दिए जिसमें है कि गैर जो हिंदू या एसजीपीसी में गैर सिख जो है वो उसका सदस्य नहीं होगा। अब इस नया जो संशोधन है उसमें गैर मुसलमानों के लिए रास्ता खोल दिया गया। तो एक तो ये बात है। दूसरा जो बाई यूज़र की, जो वक्त बाई यूज़र की है, सरकार ने उसको हटा दिया। हालांकि वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, लेकिन उसमें जो 2 चीज़ें हैं कि सरकारी जो दावा है वो उस पर ये लागू नहीं होगा, जो कोर्ट में पहले से जिन पे विवाद चल रहा है तो उस पर लागू नहीं होगा। तो विवाद के तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो आपको क्या लग रहा है? और ये ओवैसी साहब भी तमाम इंटरव्यूज़ में कहा है, जैसे कई लोग कहते थे भाई आपको गड़बड़ है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, तो उन्होंने खुद ये उदाहरण दिया था कि बहुत सारे पुराने मामलों की नज़ीर बताते हुए कि 5 साल से 6 साल से पेंडिंग है, सुनवाई तक नहीं होती रेगुलर उस पर। तो वही हाल इसका भी होने वाला है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाना एक महज वो सियासत ज़्यादा है, उस पर कुछ बहुत त्वरित रिलीफ की उम्मीद नहीं है जो विरोधी पक्ष है? अगर उसको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस मामले में हमारे साथ जस्टिस करेगा, सरकार ने गलत किया। और दूसरा ये सरकार का दावा कि भी हम उसमें पसमानदा और शिया और दूसरे जो है उनकी हम महिलाओं को हम नुमाइंदगी दे रहे हैं, हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। पहले भी ये बातें थी कि 2 महिलाएँ शैल भी था, अब उन्होंने मस्ट कर दिया है। तो उसको लेके कुछ उनको फ़ायदा होगा, मतलब पसमानदा समाज या दूसरी वो है? देखिए, मैंने परसों, आप तो थे नहीं, हम लोग, मैंने और शादाब भाई ने एक वीडियो बनाया जो एनडीटीवी की वेबसाइट पे है। यही चर्चा थी, इसी तरह के सवाल हम दोनों की, मेरी उलझने वो दूर कर रहे तो उनकी उलझनों को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा था। हज़ारों लोगों ने वो वीडियो देखा। आपने चारों कंटेशियस इश्यूज़ मुझसे पूछे हैं, तो बहुत शॉर्ट में जवाब देना आसान नहीं है, पर यही कंटेशियस है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इन्हीं बातों पर मुस्लिम समाज को लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके भीतरी कामकाज में छेड़छाड़ की गई है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को ललकारा गया है। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई 5 साल आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करेंगे? पहली बात तो कैसे तय करेंगे कि पूर्णेंदु शुक्ला कब घर बैठ के शादाब सिद्दीकी बन गए, ये कैसे बताएंगे आप मुझे? दाढ़ी रख लेंगे, कुर्ता पजामा पहन लेंगे, टोपी लगाने लगेंगे, या कुछ नहीं कर रहे होंगे लेकिन वो नमाज पढ़ते होंगे, बाहर निकलते होंगे पैंट शर्ट पहन के, ये कैसे आप तय करेंगे? तो सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट जाने लायक स्थिति बनती थी। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां चाहे अपीजमेंट के लिए, चाहे अधिकारों के लिए, चाहे राजनीति के लिए, किसी भी वजह से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इन तीनों चारों इशू पे ही सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। सबसे बड़ी बात तो यही कि 5 साल वाली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाली। दूसरी बात जो आपने कही कि वो स्टेप बड़ा वेलकम है। मैं इसको उस दिन भी मैंने कहा, आज फिर कहूँगा कि हर बोर्ड में, हर मज़हब के बोर्ड में, हर धर्म के बोर्ड में ये होना चाहिए कि दूसरे मज़हब के लोगों को जगह मिले। जैसे इसमें कहा गया कि गैर मुस्लिम भी रहेंगे वक्फ में, तो हिंदुओं का भी एक बोर्ड बने, जो सनातन बोर्ड की मांग की जाती है ना, उसमें मुसलमानों को जगह दी जाए। सिखों का भी बोर्ड बने, उसमें मुसलमानों को जगह दी जाए। यही तो कम्युनल हार्मनी है। अगर हमारे देश में ये नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक वेलकम स्टेप है। दूसरा, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर देना या फिक्स कर देना कि 2 होनी चाहिए, या पसमानदा मुसलमानों को लेके आना, पिछड़े तबके के मुसलमानों को लेके आना। ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, इसकी जड़ में जाना होगा। जितने प्रभावी, शादाब भाई मुझसे अच्छा बताएंगे, जितने मुस्लिम समाज के रसूखदार लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वक्फ बोर्डों पर उनका कब्जा है ज़्यादातर जगहों पर। अगर मैं गलत बोलूँ शादाब भाई, मुझे करेक्ट करिएगा आप। ज़्यादातर जगहों पर उनका कब्जा है। ये इम्प्रेशन है कि या तो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, या उस मोहल्ले के, उस इलाके के, उस शहर के बड़े लोग हैं,
और वो अपने ही लोगों को उसमें आगे बढ़ाते हैं, अपने ही जान पहचान के लोगों को उसमें जगह देते हैं। बाकी जो तबका है वो पीछे छूट गया, उनको भी जगह मिलनी चाहिए। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव के साथ चीज़ें हो रही हैं तो ये वेलकम चीज़ें हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। मेरी राय, आपकी राय, किसी की राय मायने रखेगी। अंत में जब बेंच बनेगी, बेंच डिसाइड करेगी। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ उसके पहले कि आप पंकज जी से सवाल करें। मुझे लगता है कि सियासत के लिए नई ज़मीन तैयार हो गई है और अगले 6-8 महीने तक ये लंबा चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट कब फैसला करेगा नहीं पता, लेकिन कानून बन चुका है। यूपी में जहाँ से पंकज जी आए हुए हैं वहाँ बहुत तेज़ी से कामकाज शुरू हो गया है। आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल दिया गया है। जो खबरें अखबारों में पढ़ रहे हैं कैसी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऐसा ना हो कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हालांकि फैसला पलट भी सकता है, चीज़ें बदली भी जा सकती हैं, पर ऐसा ना हो कि सरकारें तब तक जो उनका मंसूबा है और जिस फ्रंट फुट पे जाके आजकल योगी आदित्यनाथ खेल रहे हैं यूपी में और पुरजोर तरीके से हिंदू, कट्टर हिंदू की छवि उन्होंने अपनी बना ली है, जो एक ज़माने में अडवाणी जी की हुआ करती थी, उस रास्ते पे योगी आदित्यनाथ चल पड़े हैं। तो उसमें उनको दिक्कतें नहीं आने वाली है, वो अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं। पर आप ये मान के चलिए कि आरजेडी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इनके पास एक मुद्दा है अगले कुछ समय तक हम लोगों को बढ़िया कॉपी और बढ़िया हेडलाइन देने का। पंकज जी। पंकज सर, बड़े मौके से आप आज मिल गए हम लोग को कैफे में। तो ये जो चर्चा अखिलेश यादव और अमित शाह की जो नोकझोंक हुई थी रिपीट और डिलीट को लेके, और उसके बाद अब तो कानून बन गया है और रोज़ वहाँ से हेडलाइन जनरेट होती हैं यूपी से। कभी कोई मज़ार पे कहीं चढ़ जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है। और लोकसभा के बाद से तो हम देख रहे हैं कि रोज़ ही कोई ना कोई हिंदुत्व के मुद्दे पर रोज़ ऐसी बयानबाजी होती है कि वो नेशनल हेडलाइन बनती है। कुछ चीज़ें तो दुखद हैं। शुरुआत करता हूं कि प्रयागराज से, जहां कल एक दरगाह पे कुछ हिंदू नौजवान चढ़ गए थे और अभी ईद के समय ये बात हो रही थी कि नमाज भी आप अपने घरों की छत पर नहीं पढ़ सकते हैं। तो भाई आपका घर है, हमारी मर्जी, हम डांस करें, नमाज पढ़ें, ये उनका हक है। कुछ चीज़ें हैं, चलता है। आप देखिए इस पूरे में ना, मैं इसके सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात करूंगा। संसद में जब इस पर बहस हो रही थी, अखिलेश यादव का मैं आपको उनका जिक्र करूंगा। एक तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, बहुत कुछ स्टेक पे है। 2 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, उन्होंने एक बात कही, वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा आप लोग मुसलमानों में बंटवारा करना चाहते हैं, यही इसका मेन जो है, कोर जो है वही है। अभी ये कह रहे थे, सादाब जी एक्सपर्ट हैं, मैं उसके बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, डिटेल में मुझे नहीं बहुत ज़्यादा जानकारी है। कोशिशें लगातार बीजेपी की तरफ से की जाती रही है। ये देखिए बीजेपी के जितने भी सेंट्रल लीडरशिप है, जो बड़े नेता हैं, उन किसी खुशफहमी में नहीं है, उनको मुसलमान वोट नहीं देता है। कुंदरकी में 1,14,000 वोट से जीत गए, वो अलग लोकल था, तुर्क का, गैर तुर्क, पठान का मसला था, उनको बहुत ज़्यादा ये नहीं होता। लेकिन वो नैरेटिव बनाए रखना चाहते हैं। एक होता है सैडिस्ट प्लेजर, वो सैडिस्ट प्लेजर वाली बात जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। 3 तलाक का मुद्दा भी कितने ज़्यादा फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, हम लोग जाके कोशिश नहीं किए हैं, लेकिन इसमें नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ, दोनों बातें। मोटे तौर पर अगर हम देखें इस कानून के बनने से क्या है, अभी तक जो रहा, आप यकीन नहीं करिएगा, मेरे सामने में मैंने देखा मुतवल्ली को लेकर बोली लग रही है। भाई ये सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, मुतवल्ली किनका आएगा? तो मान लीजिए सलमान खुर्शीद साहब हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो इनके 2 आदमी को मुतवल्ली बना दिया। एक जो नॉर्मल आदमी है मुतवल्ली, उसकी औकात नहीं बन सकता। ये आंखों देखी भी बात है जो होता रहा है। अब उसमें क्या अच्छा बुरा मैं नहीं जानता। मोटे तौर पे वक्फ की ज़मीन पे उन्हीं लोगों का कब्जा रहा है जो लोग बड़े हैं, जिनको हम यूपी में कहते हैं भौकाली लोग हैं। एक गरीब को उससे फ़ायदा हुआ मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं। मतलब इसमें मैं कोई अतिरेक की बात नहीं, पॉलिटिकल लाइन जो है उसी हिसाब से खींची हुई है। जिनको मुसलमानों का वोट मिलता है, वो सपा हो, कांग्रेस हो, ये सब एक तरफ हैं। मजबूरी में ही सही, आधे अधूरे मन से टीडीपी और जेडीयू भी उधर रहे हैं, ठीक है, वो अलग मसला है। लेकिन ये कोशिश वही है कि पहले मुस्लिम महिलाओं के हम रहनुमा बन जाएं, पसमानदा समाज के हम रहनुमा बन जाएं। अब एक नया आया है कि अमीर और गरीब। ये नोटबंदी में कितना हल्ला होता था कि बीजेपी की सरकार चली गई, लोग हम लोग छाती पीट पीट कर दिखाते थे, लाइन में लगे हैं एटीएम में। क्या हुआ बीजेपी की? तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुरादाबाद में था जिस दिन वोटिंग हो रही थी, 3-4 लोग बैठे हुए थे, गरीब तबके के लोग थे, गए वोट डाल के। उससे पहले कह रहे थे लाइन में लगा, बहुत दिक्कत हुई, ये हुआ। हमने कहा किसको वोट डालें? बोला भाजपा को। मैंने कहा क्यों? देखे बड़का सब लाइन में लग रहा था, रो रहा था। वो सैडिस्ट प्लेजर वाली बात। तो यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो देख रहे हैं। तो इसमें भी वही वाला भाव है कि अमीर और गरीब मुसलमान वाला।
अब वो एक बीजेपी के नेता कह रहे थे जो कुछ पुराना है मोहक तो लगता है, टूटन का दर्द मगर सहना पड़ता है, तो मुसलमानों को ये सहना पड़ेगा। कुल मिला के उनका यही लबो-लुबाब था। अब गया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है वो अलग मसला, लेकिन अभी तक का लबो-लुबाब यही मुझे लग रहा है। यूपी वाले पे आइए ना, आप यूपी वाली पॉलिटिक्स को तो आप थोड़ा सा कह तो साइड दिया से मैंने, वो साफ-साफ एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ अखिलेश जी हैं, वो पीडीए लेके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो तो अब कह रहे हैं 90 और 10 का है, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट ही उधर रहेगा। ये जो ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, कुछ वैश्य कम्युनिटी के जो हो गए, बाद बाकी सब हमारा है। पिछली बार 85-15 से शुरुआत हुई थी, मुझे याद है स्वामी प्रसाद मौर्य जब आए थे उधर से इधर पाला बदल के, अब तो वो कहीं नहीं, अलग ही दुकान खोल ली है उन्होंने। तो वो अलग थे, कुछ में से लौट भी आए, दारा सिंह चौहान जैसे और उस टाइप के। तो पूरा मामला वहाँ तो ऑलरेडी पॉलिटिकल पोस्टरिंग हो रखी है। अब वो हिंदू तो नहीं बोलते हैं, आजकल जो नई टर्मिनोलॉजी आई है सनातनी हो गया है, वो सब खत्म हो गया। अब वो हिंदुत्व खत्म हो गया है। अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि देखिए एक कन्फ्यूजन जो है यूपी में, अब चूंकि लोकसभा चुनाव था इसीलिए समाजवादी पार्टी को कांग्रेस साथ रखना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनके लिए पहले राहुल आते हैं। कहीं भी चले जाइए, बिहार में भी चले जाइए, मुस्लिम समाज से बात करिए। विधानसभा चुनाव में ना वो नैरेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि उन जान रहे हैं लड़ेगा तो अखिलेश यादव ही, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बीएसपी इतनी कमज़ोर हो रही है, अब कल को क्या हो नहीं कह सकते। तो ये वक्त को लेकर के बिल्कुल मायावती का देख लीजिए बयान, उन्होंने गोल मोल जलेबी की तरह घुमा दिया। वो तय ही नहीं कर पा रही मुझे लेफ्ट रखना है या राइट रखना है। तो कुल मिला के उनके पास ऑप्शन बचता है अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव लाठी लेके खड़े हैं उनके लिए। हाँ, बोल रहे थे कि पंकज जी ने नई पारी की शुरुआत की है ना आज, तो उसके लिए तो बधाई बनता है ना सर। काहे कि नहीं पड़ी भाई, 2 दूनी 4 रोज दोपहर को इधर दिखाओ। 2 दूनी 4 के नाम से एनडीटीवी पर नया बुलेटिन शुरू हुआ है, जो रिपोर्टर्स का बुलेटिन है, जो फील्ड से होगा। पंकज जी और पंकज जी से तमाम वरिष्ठ लोग जो हैं वो ग्राउंड पे रहें। वरिष्ठ और गरिष्ठ। आप ही लोगों को वैसे शो आज शुरू हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई हो। एक चीज़ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस पे आना चाहूँगा। एक चीज़ मुझे जो अखिलेश यादव ने बात की ना, वो अखिलेश यादव ने बीजेपी को कम घेरा है, वो बीजेपी के सहयोगियों को ज़्यादा घेरा है। वो नीतीश कुमार पे निशाना है, वो चिराग पासवान पे निशाना है, वो जयंत चौधरी पर निशाना है, वो चंद्रबाबू नायडू पे निशाना है, और अब अजीत पवार पे निशाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक की ज़रूरत है। ये तमाम लोग, आप देखिए ना, इतनी बड़ी बहस हो गई, राष्ट्रीय लोकदल का कोई नहीं बोला। भाई छोटी सी पार्टी है, 2 सांसद 3 सांसद की पार्टी है, पर एक उनका मंत्री है जयंत चौधरी, उनका क्या भाषण है। इतनी बड़ी बहस हुई सुबह से लेकर रात को 3 बजे तक, पर जयंत चौधरी का बयान ही नहीं आया कुछ भी। उल्टा जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ ने जब नमाज वाला वो आदेश आया था उसके खिलाफ उसको किया था, है ना, वो कौन सा स्टेट बोल दिया था जो ऑर्वेन स्टेट है ना, वो बोल दिया था कि हिटलर शाही चल रही है यहाँ पे इनडायरेक्टली। ये जो पूरा का पूरा बयान है, दरअसल ये अब इन पार्टियों के लिए चुनौती है। मैं तो इसीलिए देखना चाहता हूँ कि क्या ये सरकार एनडीए की है जिसकी 240 जिसमें भाजपा है, या ये सरकार भाजपा की ही है जिसकी पूरे 300 है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये सब के सब जो है ये भाजपा हो गए हैं। ये अब भाजपा से पंगे लेने में डरते हैं, भाजपा के साथ बोलने में डरते हैं, अपने मन की बात कहने में डरते हैं। उनके जयंत के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि उन्होंने कुछ बोला तक नहीं। अगर आपके, क्योंकि सबसे अधिक उन्हीं की फंसी हुई है। पश्चिमी यूपी में जाएंगे तो उनका वोट बैंक ही पूरा यही है, जाट और मुसलमान। और अगर आप मुसलमानों के खिलाफ चुनौती दी जा रही है और जयंत चुपचाप बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? क्या जयंत चौधरी मौका ढूंढ रहे हैं 27 के पहले बाहर निकलने का? क्या पहला दरार वो पड़ेगा? अगर मान लीजिए बिहार में नहीं पड़ा, चिराग पासवान और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो 27 में यूपी का जब चुनाव आएगा तब जयंत फिर पाला बदल के आएंगे। क्योंकि इस बार भी पाला तब बदला था जब उनके दादाजी को भारत रत्न दिया था, अदरवाइज तो साथ में थे। शादाब जी, वो तो खैर आपने वो तथ्यों वाली बात की थी। अब थोड़ा सियासी सवाल आपसे पूछ लेते हैं। जो मूल सवाल ये है कि बीजेपी दावा कर रही है कि भाई हम तो मुसलमानों के हित में लाए हैं, हम पसमानदा को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, महिलाओं को भी देंगे। आप बताइए, मुस्लिम समाज, आपकी बातचीत हो रही है तमाम संगठनों से, और इवन आम जो नागरिक हैं, मतदाता हैं, वो लोग क्या महसूस कर रहे हैं? एक परसेप्शन की बात भी हो सकता है कि सरकार की मंशा यही है और सरकार बेहतर के लिए लाई है, लेकिन परसेप्शन में क्या है? मुस्लिम समाज कैसे रिएक्ट कर रहा है इसको लेकर? देखिए, जो आम जो मुस्लिम जो समुदाय है, देखिए ये दूरी बहुत ज़्यादा है। जैसे भाजपा और मुसलमान, अगर आप इसको, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो 2 ध्रुव हैं। क्योंकि देखिए भाजपा को मालूम है कि मुसलमान हमको वोट देता नहीं है,
और तो स्वाभाविक है कि वोट नहीं देता है तो वो फिर वो उसी हिसाब से वो ऐसे मुद्दों को हवा देते हैं जो कि दूसरे समुदाय का वोट मिले। और मुस्लिम भी वोट देने को तैयार नहीं है। देखिए हम लोग बैठ के मीठी मीठी बात करें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आज आज आप मुस्लिम इलाकों की मतपेटियाँ खुलती हैं तो भाजपा कैंडिडेट को 100 वोट मिलता है, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है या सपा बसपा या जो कैंडिडेट उसको 10,000 वोट मिलता है। तो कहाँ 10,000 वोट, कहाँ 100-150 वोट। तो ये बड़ी दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसको मुझे लगता है कि बीच में पाटने की कोशिश हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, या फिर जब मुख्तार नकवी थे, जब अल्पसंख्यक मंत्री बने तो उन्होंने पूरा एक कार्यक्रम शुरू किया था कि मुसलमानों को कैसे जोड़ा जाए। फिर मोदी साहब ने भी नारा दिया कि भाई सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सब सच पूछे तो ज़मीन पे उतर नहीं पाया। अब इसकी क्या वजह थी, अब ये अभी तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि अगर हम लोग उस पर बात करें। शादाब, अभी भी तो सौगात मोदी आया। अभी ईद पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने बाकायदा गिफ्ट बांटी है, सौगात की चीज़ें दी हैं, तो ये भी बांटने की कोशिश नहीं है क्या? नहीं नहीं, लोगों को लगता है कि देखिए एक तरफ तो आप सौगातें मोदी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप मस्जिदों में कह रहे हैं कि भाई आप मत पढ़ो, छत पे भी नहीं पढ़ने देंगे, या जो अलग अलग जो देश भर के बयान आते हैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, तो ये दूरियां बहुत हैं। देखिए वो इतनी जल्दी पटने वाली नहीं है। अगर हम लोग अगर वक्फ बिल की बात करें तो जैसे भाजपा या सरकार का ये दावा है कि भाई वो पसमानदा और मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। अब इसका भी फैक्ट सुन लीजिए, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ये महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने वाली बात जो है, ऐसा नहीं अब तक 13 महिलाएं रही हैं। ये तो सरकार के अधिकार में होता है ना कि आप नॉमिनेट कर दीजिए। जैसे भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो नॉमिनेट क्यों नहीं करते हैं नॉमिनेट? ज़्यादातर जगहों पे वक्फ बोर्ड नहीं बनाया है उन्होंने, बीजेपी शासित राज्यों ने। तो आप कह रहे हैं कि कानून तो आप कह रहे हैं कि हमें बनाना चाहिए और हम देना चाहते हैं, लेकिन आप पुरानी बात नहीं कह रहे हैं कि भाई अब तक तो 13 महिलाएं रही हुई हैं, आप वो भी बताइए, फिर आप नॉमिनेट कर दीजिए। दूसरी बात है कि देखिए ये जो पसमानदा वाली बात उठती है, देखिए पसमानदा हर राज्यों में है। देखिए पसमानदा एक क्या है कि वो ये एक इलेक्शन का हथियार हो गया है कि पसमानदा मुसलमान कौन है? जो ओबीसी मुस्लिम हैं उनको पसमानदा कहा जाता है। तो भाई पसमानदा मुसलमान तो वक्फ बोर्ड में ही हैं। अभी मैं आपको झारखंड का उदाहरण दे दूंगा, यूपी का ले लीजिए, आप बंगाल का ले लीजिए, हर जगह पसमानदा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अपर कास्ट मुस्लिम है वही बैठे हुए हैं। ये मतलब ये पूरी तरीके से फैक्ट नहीं है, ऐसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि देखिए जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें एक जो होती है, एक मस्जिद कमेटी होती है, एक ट्रस्ट कमेटी होती है। जैसे मस्जिद है, मदरसे हैं या दरगाह है, तो सरकार ये कह रही है कि जो कमेटी मस्जिद की है उसमें उनका दखल नहीं है। देखिए सरकार ने ये ठीक किया है कि भाई मस्जिद की कमेटी में मुतवल्ली रहेगा, इमाम रहेंगे या जो लोग उसके जिम्मेदार हैं वो रहेंगे। जो ट्रस्ट कमेटी है उसमें वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स लाने की बात उन्होंने कही है, जिसके खिलाफ ये कोर्ट गए हैं। तो ये दोनों में अंतर है। लोगों को लगता है सरकार सभी जगह घुसा रही है, सब जगह नहीं घुसा रही है। अब वो सरकार का स्पष्टीकरण था कि जो वक्फ मैनेजमेंट है उसमें हम नहीं जाएंगे। वक्फ बोर्ड जो सरकार का है कि ये रिलीजियस नहीं है, एक वैधानिक इकाई है, तो उसमें नॉन मुस्लिम। देखिए सुमित जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि भाई देखिए सब में शामिल होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक नहीं है। देखिए होना चाहिए तो अच्छी बात है कि भाई होना चाहिए, सब जगह शामिल करो, लेकिन अभी तक नहीं है। तो इसीलिए तो ये लोग गए हैं कि भाई आप किसी और, जैसे आप मंदिरों की कमेटी ले लीजिए, आप SGPC ले लीजिए, या जैन धर्म के जो हैं धार्मिक स्थल ढेर सारे, उसमें कोई गैर जैनी नहीं है। तो इस तरह से नहीं हो, अभी तक नहीं है। अब सरकार ये करे कि सब जगह कर दे तो बड़ी बहुत वेलकम वाली कदम बात होगी कि भाई हर धर्म के लोगों को हर जगह शामिल करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें तो ये भी है ना शादाब की देश भर में वक्फ बोर्ड है जो पूरे देश की संपत्ति, वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं, दान में मिली हुई जितनी भी जगह हैं, जहाँ सामान है, लैंड है, सबका एक बोर्ड है। हिंदुओं में ऐसा ही नहीं, हिंदुओं में कोई बोर्ड ही नहीं है, सबका अपना अपना है। कहीं पे TTD के नाम पे चल रहा है जो कि तिरुपति में है, कहीं पे साईं बाबा के नाम पे चल रहा है जो शिरडी में है, कहीं पे महाराष्ट्र में गणेश जी का जो मंदिर है सिद्धि विनायक उनके नाम पर है। तो मेरा कहना है कि कहीं भी हिंदुओं में एक सामूहिक तौर पर ट्रस्ट है ही नहीं, और इसीलिए पता नहीं चल पाता है कितनी ज़मीनें हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, कितना सामान है। और ये हिंदू मतलब मैं हिंदुओं के बोल रहा हूँ कि कितना दान आता है, कितनी चीज़ें चढ़ती हैं और उसका कहाँ क्या होता है, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये भी पता लगना चाहिए। तो मयंक सर एक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, अखिलेश यादव ने भी उसको उठाया था। उनका कहना है कि ये सरकार ये जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये चीज़ें लाती है। अब आज ही जैसे मौका मिलेगा विपक्ष को कि उज्ज्वला वाला जो रसोई गैस है उसमें भी 50 रुपये बढ़ गया, आम लोगों के लिए जो रसोई गैस है उसमें भी 50 रुपये बढ़ गया। पहले खबर आई कि 2 रुपये जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, फिर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि वो आम लोगों पे उसका बोझ नहीं पड़ेगा।
इस तर्क में कितनी सच्चाई है कि ये आम रियल इश्यूज को हटाने, ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह का कानून लाती है? सॉरी, उस दिन जब आया ये बिल, जिस दिन चर्चा चल रही थी वक्फ पे संसद में पिछले हफ्ते, तब तो टैरिफ वाला मामला था। तब तो ट्रंप पे टैरिफ को भाषण देना था, 2 तारीख का दिन था, और उसका बोझ क्या पड़ा वो आज मंडे को समझ में आ रहा है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग भी 5-6%, आई डोंट नो, 5% के आसपास नीचे गिरा था। हाँ, तो यही है ना कि 20 घंटे तक डिबेट चली है। कोई ने कहा कि राज्यसभा लोकसभा मिला दें, तो 20 घंटे तक बहस चली है वक्त पे। ज़्यादा ही चली मुझे लगता है। कोई आज जैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है, क्यों नहीं उठा रहा है? कोई विपक्ष वाले को बहुत बढ़ चढ़ के उठाना चाहिए। पूरी दुनिया में अभी रिसेशन का खतरा है कि मंदी आ सकती है। शेयर मार्केट इसीलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि मंदी आ सकती है, उसकी शुरुआत होगी यूएस में और कैस्केडिंग इफेक्ट सब जगह होगा। मंदी के समय एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ता है, घटाया जाता है, उस समय बढ़ाया गया है। तो विपक्ष को उठाना चाहिए था ये सब मसला ना। उस दिन भी बोलना चाहिए था पार्लियामेंट में भी, हमको इस पे बहस नहीं करना है, ट्रंप टैरिफ जो है वो हम सबको झकझोरने वाला है। लेकिन उस समय जैसे अखिलेश यादव भी जिस तरह से बीजेपी वाले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, उस तरह से दूसरे बार विपक्ष वाले भी जो हैं, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करने के लिए सिग्नलिंग देने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिक्स दोनों तरफ से है, रियल मुद्दा से किसी को लेना देना नहीं है, ये फैक्ट यही है। तो जैसा मयंक सर ने कहा कि रियल मुद्दा से किसी पार्टी को लेना देना नहीं है। हालांकि जब जो विपक्ष में होता है वो रियल मुद्दे उठाने की कोशिश करता है, वही जब सरकार में आता है तो गोल पोस्ट चेंज होने लगता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।